आज हम सिंधु घाटी सभ्यता या कहें तो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े पुरातात्विक रहस्य के प्रारंभिक इतिहास की गहराई में उतरेंगे। जी, और उसकी खोज की वो जो अद्भुत कहानी है, उसका नामकरण कैसे हुआ, इन सब पर बात करेंगे। हाँ, तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे एक पूरी की पूरी अत्यंत विकसित सभ्यता हजारों सालों तक खामोशी से मिट्टी के नीचे दबी रही, कैसे कुछ अनजाने में हुई घटनाओं ने इसे दुनिया के सामने ला खड़ा किया। ठीक है, चलिए इसके हर पहलू को खोलकर देखते हैं। और इस सफर में मेरे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ, जो बिखरे हुए तथ्यों की कड़ियां जोड़ने में वाकई माहिर हैं। धन्यवाद। इस चर्चा का हिस्सा बनना हमेशा ही एक शानदार अनुभव होता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी ना, दरअसल सिर्फ पुरानी ईंटों या मोहरों तक सीमित नहीं है। तो फिर इसे आप कैसे देखती हैं? ये कहानी है मानव सभ्यता की स्मृति लोप की। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय में दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी, वो इस तरह विलुप्त हो गई कि आने वाली पीढ़ियों को उसका नाम तक याद नहीं रहा। ये सच में हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल। हम आज जिस सफर पे निकल रहे हैं, वो हमें ठीक उस दौर में ले जाता है जब आधुनिक दुनिया ने पहली बार इस खोई हुई दुनिया को देखना शुरू किया था। ये खोज किसी एक दिन का चमत्कार नहीं थी। ये तो भ्रम, विनाश और अंततः एक ऐतिहासिक एहसास की एक लंबी प्रक्रिया थी। सही कहा आपने। और इस खोज की शुरुआत किसी बहुत बड़ी पुरातात्विक योजना के तहत बिल्कुल नहीं हुई थी। ये तो एक ऐसे भ्रम से शुरू हुई जो आज के नजरिए से देखने पर लगभग हास्यास्पद लगता है। जी, आप शायद चार्ल्स मेसन की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बात 1826 की है। चार्ल्स मेसन नाम के एक व्यक्ति थे जिनका असली नाम जेम्स लेविस था। वो ब्रिटिश भारत की सेना के एक भगोड़े सैनिक थे, जिन्होंने 1826 में भरतपुर के युद्ध में भी हिस्सा लिया था। एकदम सही। जब वे भेष बदलकर पंजाब के इलाके में घूम रहे थे, तब उन्होंने हड़प्पा में एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी टीला देखा और उनका दिमाग सीधे उस दौर के सबसे मशहूर पश्चिमी ऐतिहासिक संदर्भ पर चला गया, सिकंदर महान। हाँ, उन्हें लगा कि बस यही वो जगह है जहां सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच वो ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। ये भ्रम इतिहास के नजरिए से बहुत कुछ कहता है। मतलब मेसन ने उस विशाल टीले को देखकर जो अनुमान लगाया, वो उस समय की यूरोपीय सोच का एक सटीक उदाहरण है। वो कैसे? उस समय पश्चिमी दुनिया के लिए भारतीय इतिहास का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संदर्भ बिंदु सिकंदर का आक्रमण ही हुआ करता था। उनके पास पूर्व वैदिक या हड़प्पन जैसी कोई अवधारणा थी ही नहीं। अच्छा, तो जो दिखा उसे अपने खांचे में फिट कर लिया। बिल्कुल। इसीलिए जब मेसन ने कुछ प्राचीन देखा, तो उन्होंने उसे उसी इकलौते ऐतिहासिक खांचे में डाल दिया जो उन्हें पता था। उन्होंने अपनी इस यात्रा का जिक्र अपनी पुस्तक नरेशन ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, द पंजाब में किया, जो 1842 में प्रकाशित हुई थी। जी। भले ही उनका यह अनुमान पूरी तरह से गलत था कि ये सिकंदर का शिविर है, लेकिन अनजाने में ही सही, ये पहली बार था जब इस महान सभ्यता के अवशेषों ने किसी पश्चिमी यात्री का ध्यान खींचा था। ये तो वही बात हुई कि आप किसी और मंजिल की तलाश में निकले हों और रास्ते में आपको कोई ऐसा खजाना मिल जाए जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। सही कहा। मेसन के बाद एक और दिलचस्प नाम इस कड़ी में जुड़ता है, अलेक्जेंडर बर्न्स। 1831 से 1834 के बीच प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान बर्न्स ने भी इन इलाकों का दौरा किया था और उन्होंने भी अपनी पुस्तक ट्रैवल्स इन बुखारा में इसका उल्लेख किया था। हाँ, ये एक तरह की विडंबना है कि बर्न्स उस खजाने के ठीक ऊपर खड़े थे, लेकिन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में ही काबुल में उनकी हत्या कर दी गई। इन शुरुआती यात्रियों ने दुनिया को ये तो बता दिया था कि पंजाब के उन मैदानों में कुछ बहुत पुराना छिपा है, लेकिन वो कुछ असल में क्या है, इसकी अहमियत समझने में अभी कई दशक लगने वाले थे। और उस अहमियत को समझने से पहले एक बहुत ही बड़ा और विनाशकारी घटनाक्रम होने वाला था। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है और दर्दनाक भी। जी, 1850 के दशक का वो दौर भारत में औद्योगिक क्रांति के प्रवेश का दौर था। अंग्रेज भारत में रेलवे का जाल बिछा रहे थे। 1856 में लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। इस विशाल प्रोजेक्ट के ठेकेदार थे जॉन और विलियम ब्रुंटन, जिन्हें ब्रुंटन बंधु कहा जाता है। अब रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए पटरियों के नीचे डालने के लिए गिट्टी, या जिसे अंग्रेजी में बैलास्ट कहते हैं, उसकी सख्त जरूरत थी। और उन्हें आसपास पत्थर नहीं मिल रहे थे। बिल्कुल नहीं मिल रहे थे।
तभी उनकी नज़र हड़प्पा के उन खंडहरों पर पड़ी जहां बेहतरीन पक्की हुई ईंटें बहुत आयत में उपलब्ध थीं। बिना ये जाने कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने उन हजारों साल पुरानी ईंटों को उखाड़ना शुरू कर दिया। जरा इस तबाही के पैमाने की कल्पना कीजिए। उन्होंने उन प्राचीन ईंटों को तोड़कर लगभग 93 मील लंबी आधुनिक रेलवे लाइन के नीचे बिछा दिया। 93 मील! एक महान प्राचीन शहरी सभ्यता के अवशेषों को सिर्फ इसलिए नष्ट कर दिया गया क्योंकि ठेकेदारों को मुफ्त की ईंटें मिल रही थीं। ये पुरातात्विक इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। उन ब्रंटन बंधुओं को जरा भी इल्म नहीं था कि वो जिन ईंटों पर अपनी ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहे हैं, वो ईंटें इंसानियत की सबसे पहली और सबसे सुनियोजित शहरी सभ्यताओं में से एक की नींव थीं। और वो ईंटें इतनी मजबूत थीं कि 4000 साल बाद भी इस्तेमाल हो रही थी। जी, वे इतने सही तापमान पर पकाई गई थीं कि ब्रिटिश इंजीनियरों के मापदंडों पर खरी उतर रही थीं। ये अपने आप में हड़प्पा के लोगों की तकनीकी क्षमता का बहुत बड़ा प्रमाण था। लेकिन हर बड़े नुकसान में कभी-कभी एक नई शुरुआत की बीज भी छिपे होते हैं। मतलब इस लूट के बीच भी कुछ अच्छा हुआ? हाँ, इन ईंटों की इस बड़े पैमाने पर हो रही लूट के बीच ही कुछ ऐसी चीजें सामने आईं जिन्होंने आखिरकार एक पारखी नजर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और वो पारखी नजर थी अलेक्जेंडर कनिंघम की। कनिंघम मूल रूप से सेना में इंजीनियरिंग रेजिमेंट के अधिकारी थे, लेकिन उनकी असली दिलचस्पी पुरातत्व और पुराने सिक्कों यानी मुद्रा शास्त्र में थी, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। एकदम सही। उन्होंने 1853, 1856 और फिर 1872-73 में हड़प्पा का दौरा किया। और जब वो वहां गए तो उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जो महज कोई ईंट का टुकड़ा नहीं था। कनिंघम का उस स्थल पर पहुंचना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्हें वहां से कुछ बेहद रहस्यमयी मोहरें मिली। इनमें से सबसे प्रमुख थी एक वृषभ यानी बैल की आकृति वाली मोहर, जिसपे कुछ अजीबोगरीब लिपि खुदी हुई थी। जी हाँ, कनिंघम ने 1875 में इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी प्रकाशित की। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी वैचारिक बाधा थी। कनिंघम के हाथ में उस महान सभ्यता की चाबी तो थी, लेकिन उनके पास वो ताला ही नहीं था जिसमें वो चाबी फिट हो सके। अच्छा, ताला नहीं था का क्या मतलब है यहाँ? कहने का अर्थ ये है कि कनिंघम भी उसी सोच के शिकार थे कि भारत का इतिहास ज्यादा से ज्यादा बुद्ध के काल या वैदिक काल तक ही जाता है। वे उन मोहरों को किसी विदेशी प्रभाव या बहुत बाद के काल का मानते रहे। वो ये सोच ही नहीं पाए कि ये चीज भारत के ज्ञात इतिहास से भी हजारों साल पुरानी हो सकती है। ये कितनी अजीब बात है कि सबूत आंखों के सामने था, लेकिन उसे देखने का नजरिया अभी तक विकसित नहीं हुआ था। बिल्कुल। खैर, कनिंघम की मेहनत का एक बहुत बड़ा परिणाम ये जरूर निकला कि 1861 में कलकत्ता में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI की स्थापना हुई और वो इसके पहले महानिदेशक बने। लेकिन ASI का ये सफर भी बड़ा उथल-पुथल भरा रहा। 1889 के आते आते एडवर्ड बैक नाम के एक अधिकारी ने बजट की कमी का हवाला देते हुए इसे लगभग बंद ही कर दिया था। वो तो भारतीय पुरातत्व के लिए एक बहुत ही अंधकारमय दौर रहा होगा। जी, अगर वो संस्था उसी तरह निष्क्रिय पड़ी रहती तो शायद भारत कभी अपने इस प्राचीन गौरव को जान ही नहीं पाता। लेकिन फिर 1902 में लॉर्ड कर्जन भारत के वाइसराय बनकर आए। हाँ, और इतिहास के संरक्षण में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने ही 1902 में ASI को पुनर्जीवित किया और एक बहुत ही युवा पुरातत्वविद जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया। मार्शल का 1902 से 1928 तक का कार्यकाल भारतीय इतिहास की दिशा बदलने वाला था। और जॉन मार्शल के उस ऐतिहासिक कदम से ठीक पहले एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसने इस पूरी पहेली को सुलझाने में एक मूक लेकिन अहम भूमिका निभाई। आप JF फ्लीट के लेख की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। 1912 में JF फ्लीट ने हड़प्पा से मिली उन मोहरों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख लिखा। फ्लीट का वो लेख असल में वो चिंगारी था जिसने मार्शल और उनकी टीम को ये सोचने पर मजबूर किया कि हड़प्पा महज कोई आम खंडहर नहीं है। इसने अकादमिक जगत में एक हलचल पैदा कर दी। और इसी हलचल का परिणाम थे वे दो सबसे बड़े और ऐतिहासिक उत्खनन कार्य। 1921 का साल, ये वो साल था जब पंजाब में रावी नदी के बाएं किनारे पर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा में विधिवत खुदाई शुरू हुई। और फिर महज एक साल बाद 1922 में 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में
सिंधु नदी के दाएं किनारे पर एक और विशाल स्थल सामने आया, मोहनजोदड़ो। बाद में काशीनाथ दीक्षित और खुद जॉन मार्शल ने भी इन जगहों पर खुदाई का नेतृत्व किया था। ये सिर्फ दो अलग-अलग बस्तियों के मिलने की बात नहीं थी। जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो एक दूसरे से लगभग 600 किलोमीटर दूर थे, वहां से एक जैसी मोहरें मिलने लगी। हाँ, एक जैसी मोहरें, एक जैसे पके हुए बर्तन, एक जैसे बाट और एक जैसी नगर योजना सामने आने लगी, तो तस्वीर अचानक साफ होने लगी। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो वो तस्वीर दुनिया को हैरान कर देने वाली थी। मार्शल और उनकी टीम को ये समझने में देर नहीं लगी कि वे किन्हीं दो अलग-अलग कबीलों की बस्तियां नहीं खोद रहे हैं, बल्कि एक बहुत बड़े साम्राज्य को देख रहे हैं। जी, वे एक विशाल, एक समान और बेहद प्राचीन साम्राज्य के दो प्रमुख महानगरों को देख रहे थे। यह एक ऐसा क्षण था जब इतिहास के पन्नों को सचमुच पलटकर दोबारा लिखा जाने वाला था। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 20 सितंबर 1924। जॉन मार्शल ने लंदन की प्रसिद्ध पत्रिका द इलिस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में इस नई सभ्यता की खोज की आधिकारिक घोषणा कर दी, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। एस.एन. राव ने अपनी पुस्तक स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में इस पल को एक बहुत ही शानदार वाक्य में समेटा है। उन्होंने लिखा है, मार्शल ने भारत को जहां पाया था वहां से 3000 वर्ष पीछे कर दिया। इस एक वाक्य की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। 1924 से पहले पश्चिमी जगत का मानना था कि सभ्यता का पालना सिर्फ मिस्र और मेसोपोटामिया तक ही सीमित है। उनके नजरिए से भारत का कोई बहुत गहरा प्राचीन इतिहास नहीं था। लेकिन 20 सितंबर 1924 को सब बदल गया। रातों रात भारत का इतिहास उन प्राचीनतम सभ्यताओं के बिल्कुल बराबर जाकर खड़ा हो गया। दुनिया को ये मानना पड़ा कि जब यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में लोग जंगलों में भटक रहे थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप में लोग पक्की ईंटों के बहुमंजिला घरों में रह रहे थे। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये भारत की पहचान की एक नई शुरुआत थी। लेकिन अब जब किसी देश का इतिहास अचानक 3000 साल पीछे धकेल दिया जाता है, तो सबसे पहली समस्या ये आती है कि इस नई दुनिया को नाम क्या दिया जाए। एक तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस। हाँ, इसके कई नाम मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता और इतिहासकार रफीक मुगल द्वारा दिया गया नाम वृहत्तर सभ्यता। एक ही सभ्यता के इतने अलग अलग नाम क्यों? नामकरण का ये विवाद दरअसल पुरातात्विक परंपराओं और बदलती भौगोलिक समझ का परिणाम है। सबसे पहला नाम सिंधु घाटी सभ्यता खुद जॉन मार्शल ने दिया था। वो इसलिए क्योंकि शुरुआती स्थल सिंधु नदी के पास थे? बिल्कुल। 1947 से पहले जितने भी शुरुआती स्थल खोजे गए, वे ज्यादातर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में ही स्थित थे। लेकिन अगर हम अकादमिक परंपराओं की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता नाम का प्रयोग होता है। जी, पुरातत्व विज्ञान का एक सर्वमान्य नियम है कि जब किसी नई सभ्यता की खोज होती है तो उसका नामकरण उस पहले स्थल के नाम पर किया जाता है जिसे सबसे पहले खोजा गया हो। और वो हड़प्पा था? हाँ, चूंकि 1921 में खोजी गई सबसे पहली जगह हड़प्पा थी, इसलिए तकनीकी दृष्टि से इसे हड़प्पा सभ्यता कहना सबसे सटीक माना जाता है। तो फिर ये सरस्वती सभ्यता नाम चर्चा में कैसे आया? ये नामकरण मुख्य रूप से 1947 में भारत के विभाजन के बाद उभरा। जब बंटवारा हुआ तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे लगभग सभी बड़े स्थल पाकिस्तान में चले गए। तब भारत के पुरातत्वविदों ने भारत की सीमाओं के भीतर खुदाई तेज कर दी। और तब क्या मिला? अब ये देखा गया कि इस सभ्यता के सर्वाधिक स्थल लगभग 80% सिंधु नदी के आसपास नहीं, बल्कि सिंधु और गंगा नदी के बीच के उस क्षेत्र में फैले हुए हैं जहां कभी प्राचीन सरस्वती नदी बहा करती थी। अच्छा, इसीलिए सरस्वती सभ्यता? जी, और इसी विशाल फैलाव को देखकर ही इतिहासकार रफीक मुगल ने इसे वृहत्तर सभ्यता यानी ग्रेटर सिविलाइजेशन का नाम दिया, क्योंकि यह अफगानिस्तान से लेकर गुजरात तक और बलूचिस्तान से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। नाम चाहे जो भी हो, ये स्पष्ट है कि वे सभी एक ही महान संस्कृति की ओर इशारा कर रहे हैं। अब नामों की इस गुत्थी को सुलझाने के बाद यह समझना जरूरी है कि यह सभ्यता असल में थी कैसी, इसका स्वरूप क्या था। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहली ये कि ये एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता यानी प्रोटो हिस्टोरिकल सभ्यता थी। ये आद्य ऐतिहासिक होने का क्या मतलब है? ये इस सभ्यता की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। इसे ऐसे समझिए कि आपके सामने एक बहुत ही शानदार मूक फिल्म चल रही है, लेकिन उस फिल्म के सबटाइटल्स किसी ने गायब कर दिए हैं। मतलब उनके पास लिपि तो थी पर हम पढ़ नहीं सकते। एकदम सही। आद्य ऐतिहासिक काल उस दौर को कहते हैं जहां समाज ने लिखना पढ़ना सीख लिया था। हड़प्पा के लोगों ने हजारों मोहरों पर
बर्तनों पर अपनी लिपि उकेरी है। वे साक्षर थे, लेकिन विडंबना ये है कि हम आज तक उनके लिखे हुए एक भी शब्द को डिकोड नहीं कर पाए हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हम उनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो उनके द्वारा छोड़े गए सामान से अनुमान लगाया गया है। बिल्कुल, हम पूरी तरह से पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर हैं। उनकी ईंटें, उनके नाले, उनके खिलौने। ये वाकई एक बहुत बड़ी पहेली है। दूसरी विशेषता जो इस सभ्यता को खास बनाती है वो ये है कि ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। उन्होंने धातु विज्ञान में एक बहुत बड़ी छलांग लगा ली थी। तांबे में टिन को मिलाकर कांसा बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक निश्चित तापमान और सटीक अनुपात की समझ होनी चाहिए, जो उनके पास थी। जी, वे कांसे का इस्तेमाल रोजमर्रा के औजारों और उस प्रसिद्ध नर्तकी जैसी कलाकृतियों को बनाने में कर रहे थे। मिस्र और मेसोपोटामिया के बाद ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कांस्य युगीन सभ्यता थी। तीसरी विशेषता इसे एक नदीय सभ्यता के रूप में परिभाषित करती है। प्राचीन काल में नदियां ही जीवन रेखा होती थी। जैसे मिस्र नील नदी पर टिका था, मेसोपोटामिया दजला फुरात पर, वैसे ही ये सभ्यता सिंधु और सरस्वती के मैदानी इलाकों में फली फूली। नदियों ने उन्हें उपजाऊ मिट्टी और व्यापार के लिए जलमार्ग दिया, लेकिन नदियां जहां जीवन देती है वहीं वे जीवन ले भी सकती हैं। शायद नदियों की वजह से ही आगे चलकर उनका पतन भी हुआ हो। ये एक बहुत ही मजबूत सिद्धांत है। खैर, अब हम आते हैं इसकी चौथी और सबसे हैरान कर देने वाली विशेषता पर। ये एक नगरीय सभ्यता थी। गॉर्डन चाइल्ड जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार ने इसे प्रथम नगरीय क्रांति का नाम दिया था। गॉर्डन चाइल्ड का ये शब्द क्रांति बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया है। ये सिर्फ इसलिए नगरीय नहीं थी कि यहाँ बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे। यहाँ बात हो रही है शहरी नियोजन की, अर्बन प्लानिंग की। जी, आज के हमारे कई आधुनिक शहर भी जल भराव की समस्या से जूझते हैं, लेकिन हड़प्पा के शहर एक प्रॉपर ग्रिड सिस्टम पर बसे थे। मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। और उन शहरों की ईंटें, वो ब्रैंटन बंधु भले ही ना समझ थे, लेकिन उन्हें ये तो पता चल गया था कि वे ईंटें कमाल की थी। इस सभ्यता के हर छोटे बड़े शहर में इस्तेमाल की गई पक्की ईंटों का अनुपात एक समान था, 4-2-1। ये मानकीकरण दर्शाता है कि वहां कोई ना कोई केंद्रीय व्यवस्था जरूर थी। और सबसे बड़ी बात, उनका ड्रेनेज सिस्टम। हाँ, जल निकासी प्रणाली। हर घर से निकलने वाला गंदा पानी गली की पक्की नालियों से जुड़ता था। नालियों को ढका गया था और मैनहोल बनाए गए थे। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि वे लोग भव्य महलों या मंदिरों के निर्माण से ज्यादा आम नागरिक सुविधाओं और साफ सफाई पर जोर देते थे। वहां मिस्र के पिरामिडों जैसी कोई डराने वाली संरचना नहीं मिली, बल्कि सार्वजनिक उपयोग के लिए विशाल स्नानागार और अन्नागार मिले। यही बात इस सभ्यता को तत्कालीन अन्य सभ्यताओं से बिल्कुल अलग और आधुनिक बनाती है। ये एक ऐसा समाज था जिसका जोर युद्ध पर नहीं, व्यापार और शांति पर था। क्या अद्भुत यात्रा रही है ये। चार्ल्स मेसन के उस भ्रम से लेकर ब्रंटन भाइयों की नासमझी तक, फिर कनिंघम की मोहर, फ्लीट का लेख और 1924 में जॉन मार्शल की वो बड़ी घोषणा। हमने इसके अलग अलग नामों की उलझनों को समझा और इसके आद्य ऐतिहासिक, कांस्य युगीन, नदीय और सबसे महत्वपूर्ण नगरीय स्वरूप का विश्लेषण किया। एक वाकई दिलचस्प सफर। लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटते हुए जाते जाते एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको रुककर जरूर सोचना चाहिए। हमने अभी बात की कि हम इस सभ्यता को एक बहुत ही शांतिप्रिय समाज मानते हैं। हमने ये छवि उनकी ईंटों और नालियों को देखकर बनाई है। लेकिन याद रखिए, ये एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। उनकी लिपि आज भी एक बंद ताले की तरह है। जरा सोचिए, अगर कल को किसी नई एआई तकनीक या खोज के जरिए वो लिपि अचानक से पढ़ ली जाए, तो सब कुछ बदल सकता है। बिल्कुल। अगर वे खामोश मोहरें अचानक हमसे बात करने लगें, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो बताएं वो हमारी आज की इस पूरी समझ को ही पलट कर रख दे? कौन जाने वे लोग अपने देवताओं के बारे में, अपनी क्रूरताओं के बारे में या अपने पतन के बारे में क्या लिख कर गए हैं। जिस दिन उस मूक फिल्म को उसके सबटाइटल्स मिल गए, शायद इतिहास की किताबें पूरी तरह से नए सिरे से लिखनी पड़ेंगी। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।